नमस्कार दोस्तों, कहानियाना चैनल पर आपका एक बार फिर से दिल से स्वागत है। दोस्तों जरा सोचिए, एक माँ जिसने अपनी पूरी जवानी, अपनी हर सांस, अपनी हर ख्वाहिश सिर्फ अपने बेटे पर वार दी हो, उसी बेटे के घर में अगर वो एक दिन नौकरानी बनकर दाखिल हो, अपना चेहरा छुपाकर, अपनी आवाज बदलकर, अपनी पहचान मिटाकर, तो उस माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी। आज की कहानी एक ऐसी ही माँ की है, कमला देवी की, जिसे बेटे ने वृद्धाश्रम भेजकर भुला दिया और जिसने एक दिन छुट्टी लेकर भेष बदलकर अपने ही घर की दहलीज पार की, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी पोती की एक झलक देख सके। लेकिन उस दिन जो हुआ, उसने उस घर की हर दीवार को हिला दिया। उसने उस बेटे का असली चेहरा सबके सामने ला दिया, जो दुनिया के सामने आदर्श बेटा बनकर घूमता था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं है, ये कहानी हर उस माँ की है जिसने अपने आंचल में बेटों को पाला और बदले में सिर्फ तन्हाई मिली। कहानी थोड़ी लंबी है, थोड़ी दर्द भरी है, पर मेरा वादा है अंत तक आपकी आंखें नम जरूर होंगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल कहानियाना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। कहानी का नाम है नई पहचान, पुराना दर्द। आसरा वृद्धाश्रम शहर के एक कोने में बसा हुआ एक बड़ा सा अहाता। यहाँ की हर ईंट किसी न किसी बुजुर्ग की कहानी अपने सीने में दबाई बैठी थी। कोई बेटे के धोखे की दास्तान सुनाती थी, कोई बहू की बेरुखी की, और कोई उन बच्चों की जिन्होंने अपने ही माँ बाप को बोझ का नाम देकर यहाँ छोड़ दिया था। इन्हीं दीवारों के बीच एक कमरा था, कमरा नंबर 7, और उस कमरे की खिड़की पर हर रोज सुबह 4 बजे एक परछाई आकर खड़ी हो जाती थी। वो परछाई थी कमला देवी की। उम्र 65 के पार, लेकिन चेहरे पर 70 का बोझ। 2 साल पहले जब वो यहाँ आई थी, तब उनके बाल आधे काले थे, आज पूरे सफेद हो चुके थे। 2 साल में उम्र ने नहीं, इंतजार ने उन्हें बूढ़ा कर दिया था। खिड़की के पार सड़क दिखती थी। हर सुबह वो उसी सड़क पर नजरें गड़ाए बैठी रहती। शायद आज मेरा अनिकेत आ जाए, शायद आज मेरी पोती अपनी दादी को लेने आ जाए। लेकिन वो गाड़ी कभी नहीं आती थी, ना 2 साल पहले आई थी, ना आज आई। उनकी एक सहेली थी आश्रम में, सरला बहन। उम्र में उनसे थोड़ी छोटी, पर दर्द में बराबर की हिस्सेदार। सरला बहन कई बार उन्हें समझा चुकी थी, कमला बहन अब अपनी आंखों को आराम दो। जिसके आने की उम्मीद हो वो आता है, जिसके ना आने की जिद हो उसे कोई नहीं ला सकता। कमला देवी हंस देती, एक खोखली हंसी। सरला, तू नहीं समझेगी, मेरा अनिकेत ऐसा नहीं है। उसे जरूर कोई मजबूरी होगी। माँ हूं उसकी, माँ का दिल जानता है। लेकिन सच कहूं दोस्तों, माँ का दिल सबसे बड़ा झूठा होता है। वो अपने बच्चे के लिए दुनिया से लड़ जाएगा, खुद से भी लड़ जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं मानेगा कि उसके बच्चे ने उसे छोड़ दिया। आज सुबह कमला देवी ने कैलेंडर देखा। आज 14 अक्टूबर था, यानी आज उनकी पोती मीठी का 7वां जन्मदिन था। मीठी, वो नन्ही सी परी जिसके पैदा होने पर कमला देवी ने पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे थे, जिसकी पहली किलकारी सुनकर वो पागलों की तरह रोई थी खुशी में, जिसके पहले कदम उनकी गोद में ही उठे थे, जिसने सबसे पहले दादी शब्द बोला था, मम्मा से भी पहले। और आज आज वो उसी मीठी के जन्मदिन पर इस आश्रम के एक सूने कमरे में बैठी थी। उनकी आंखें भर आई, 2 बूंदें टपकी और साड़ी के पल्लू में जब्ज हो गई। नहीं, आज नहीं,
आज मैं चुपचाप नहीं बैठूंगी। आज मैं अपनी मीठी से मिलकर रहूंगी। बस एक बार, सिर्फ एक बार उसका चेहरा देख लूं, उसके माथे को चूम लूं, फिर चाहे जिंदगी भर के लिए इन्हीं दीवारों में कैद हो जाऊं, कोई शिकायत नहीं करूंगी। दोस्तों, अब जरा 2 साल पीछे चलते हैं, उस दिन पर जब कमला देवी की जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं की थी। कमला देवी के पति रामेश्वर जी 3 साल पहले गुजर गए थे। एक रेलवे क्लर्क थे, ईमानदार, मेहनती, सीधे साधे इंसान। पीछे छोड़ गए थे एक छोटा सा घर, थोड़ी सी पेंशन और एक पत्नी जो उनके बिना अधूरी हो गई थी। अनिकेत उनका इकलौता बेटा था, बेंगलुरु की एक बड़ी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। शादी की थी नंदनी से, एक मॉडर्न, पढ़ी लिखी, हाई सोसाइटी की लड़की, और बेटी थी मीठी। पति की मौत के बाद कमला देवी अकेली रह गई थी अपने पुश्तैनी घर में। अनिकेत बेंगलुरु में बसा हुआ था, साल में एक बार आता, 2 दिन रहता और चला जाता। एक दिन फोन आया अनिकेत का, माँ, अब आप अकेली मत रहो वहां, यहाँ बेंगलुरु आ जाओ हमारे पास, मीठी को भी अच्छा लगेगा। नंदनी भी कह रही थी। कमला देवी का दिल बाग बाग हो गया। उन्हें लगा, चलो, मेरा बेटा अब मुझे भी चाहता है। उन्होंने अपना पुश्तैनी घर बेच दिया। 30 साल की यादें, हर कोने में बसी रामेश्वर जी की खुशबू, सब कुछ छोड़कर वो बेंगलुरु पहुंच गई। लेकिन जो स्वागत वो उम्मीद कर रही थी, वो वहां नहीं था। नंदनी का चेहरा पहले ही दिन तना हुआ था। बेटे को अकेले में बुलाकर बोली, अनी, मैंने कहा था माँ जी को बुला लो, लेकिन वो हमारी लाइफस्टाइल में फिट नहीं हो पाएगी। मीठी को होमवर्क करवाने में दादी जरूरत होगी। बस इतना ही। कमला देवी ने सब कुछ सुन लिया था किचन की दीवार के पीछे से, लेकिन कुछ नहीं बोली। बस चुपचाप अपने कमरे में आकर रोई। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। हर रोज कोई ना कोई ताना, माँ जी, आप साड़ी इस तरह क्यों पहनती हैं? मेरे फ्रेंड्स आते हैं तो शर्मिंदगी होती है। माँ जी, आप किचन में मत आइए, आपके खाने में मसाला बहुत होता है, डॉक्टर ने मना किया है। माँ जी, मीठी को आप कहानियां मत सुनाइए, उसे होमवर्क करना होता है, आपकी कहानियों से उसका दिमाग बिगड़ता है। कमला देवी सब कुछ सहती रही, क्योंकि वो जानती थी अगर वो कुछ बोली तो उनके बेटे और बहू के बीच झगड़ा होगा। और एक माँ कभी नहीं चाहती कि उसका बेटा उसकी वजह से दुखी हो। लेकिन वो दिन भी आया जब सब कुछ टूट गया। मीठी 5 साल की हो गई थी। एक दिन वो दादी की गोद में बैठी थी और दादी उसे राजा रानी की कहानी सुना रही थी। तभी नंदनी आई, मीठी, उठो यहां से, मैंने कहा था ना, दादी के पास मत बैठा करो, उनके कपड़ों से अजीब सी गंध आती है। मीठी ने मासूमियत से पूछा, मम्मी, दादी से गंध आती है? बस ये एक वाक्य कमला देवी के लिए तोप का गोला बन गया। उन्होंने उसी रात अपना सूटकेस पैक किया और अगली सुबह अनिकेत के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बेटा, मुझे किसी आश्रम में छोड़ा, मैं अब यहां नहीं रह सकती। अनिकेत ने एक पल भी नहीं सोचा, एक पल भी नहीं। दोस्तों, एक पल भी नहीं। बस इतना कहा, ठीक है माँ, अगर आपकी यही मर्जी है तो। और उसी दिन उनकी मर्जी को बहाना बनाकर वो उन्हें आसरा वृद्धाश्रम छोड़ आया। जाते वक्त कमला देवी ने उसके माथे पर हाथ रखा, बेटा, कभी कभी मिलने आ जाया करना, मीठी को लेकर आ जाना। अनिकेत ने सिर हिलाया, पीठ फेरकर चला गया। उस दिन से आज तक 2 साल हो गए, वो पीठ कभी नहीं घूमी। आज कमला देवी ने तय कर लिया था, आज वो जाएगी, चाहे जो हो जाए। लेकिन समस्या ये थी कि आश्रम के नियम बहुत सख्त थे। बिना मैनेजर दिवाकर जी की अनुमति के
कोई बुजुर्ग बाहर नहीं जा सकता था, और अगर वो सच बता देती कि वो अपने बेटे के घर जा रही है, तो दिवाकर जी कभी इजाजत नहीं देते, क्योंकि नियम था परिवार से मिलने तभी जा सकते हैं जब परिवार खुद बुलावा भेजे। कमला देवी ने अपनी पुरानी डायरी खोली। उसमें एक पुराना नंबर लिखा था, उनकी ननद सावित्री बहन का। सावित्री बहन हरिद्वार में रहती थी और पिछले कुछ सालों से बीमार चल रही थी। कमला देवी ने कांपते हाथों से एक झूठ का जाल बुना। वो दिवाकर जी के दफ्तर में पहुंची। पल्लू सिर पर रखा हुआ था, आंखों में आंसू थे, असली आंसू, क्योंकि झूठ बोलते वक्त भी एक मां का दर्द कम नहीं होता। दिवाकर बेटा, मुझे आज एक दिन की छुट्टी चाहिए। दिवाकर जी ने चश्मा ठीक किया। क्या बात है माँ जी, सब ठीक तो है? बेटा, अभी अभी हरिद्वार से फोन आया था। मेरी ननद बहुत बीमार है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। आखिरी बार उनकी शकल देखना चाहती हूँ। बस शाम तक लौट आऊंगी। दिवाकर जी एक भले इंसान थे। उन्होंने इन बुजुर्ग के दर्द को बहुत करीब से देखा था। उन्हें कमला देवी की आंखों में कुछ ऐसा दिखा जो उनसे ना नहीं कहलवा सका। ठीक है माँ जी, मैं आपको एक दिन की परमिशन दे रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पर। शाम 6 बजे तक वापिस आ जाना। और हाँ, ये मेरा फोन नंबर है। कोई भी परेशानी हो, फौरन कॉल करना। कमला देवी ने कागज पर हस्ताक्षर किए। दिवाकर जी ने उन्हें 500 रुपए निकाल कर दिए। ये रख लो माँ जी, रास्ते के लिए। कमला देवी की आंखें भर आई। पराई इंसान में इतनी इंसानियत और अपने खून में इतनी बेरुखी। उन्होंने पैसे लिए और अपने कमरे में आ गई। अब अगला मोर्चा था भेष बदलने का, क्योंकि वो जानती थी अगर वो अपनी असली पहचान के साथ अनिकेत के बंगले पर पहुंची तो नंदनी उन्हें गेट से ही लौटा देगी। गार्ड को बोल देगी इन्हें अंदर मत आने देना। उन्होंने अपना संदूक खोला। उसमें रामेश्वर जी की दी हुई बनारसी साड़ियां अब भी पड़ी थी, सुर्ख लाल, गहरा हरा, सुनहरी जरी वाली। लेकिन आज इनकी जरूरत नहीं थी। उन्होंने सबसे पुरानी, सबसे मैली, सबसे फीकी साड़ी निकाली। एक धुली धुलाई सूती साड़ी जिसका रंग अब भूरा सा हो गया था, यही पहननी थी। फिर उन्होंने अपने चश्मे को उतारा। ये चश्मा उनकी पहचान था। इस सोने के फ्रेम वाले चश्मे को अनिकेत और नंदनी एक झलक में पहचान लेते। बगल के कमरे में गुलाब बेन रहती थी। उनके पास एक पुराना मोटे काले फ्रेम वाला चश्मा था जो वो अब इस्तेमाल नहीं करती थी। गुलाब, तेरा वो पुराना चश्मा देगी? मेरा शीशा टूट गया है। गुलाब बेन ने बिना सवाल किए चश्मा दे दिया। कमला देवी ने पहना। दुनिया धुंधली हो गई। एक पल को घबरा गई, लेकिन फिर मुस्कुरा दी। और यही धुंधलापन उनकी ढाल था। उन्होंने अपने सफेद बालों को एक ढीली चोटी में बांधा, जो आमतौर पर वो ऐसे नहीं बांधती थी। चेहरे पर थोड़ी सी राख मल ली ताकि रंग और दबा हुआ लगे। साड़ी का पल्लू सिर पर खींचकर लगभग आधा चेहरा ढक लिया। आईने में देखा और एक पल को खुद को नहीं पहचान पाई। जो औरत आईने में थी वो कमला देवी नहीं थी। वो कोई बेनाम, बेसहारा बूढ़ी औरत थी जिसे दुनिया देखकर भी अनदेखा कर देती थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली, अपने भगवान को याद किया। हे रामेश्वर जी, आज आपकी कमला आपके बेटे के घर एक नौकरानी बनकर जा रही है। माफ करना मुझे, पर बस एक बार अपनी पोती को देख लेना चाहती हूँ। और वो चल पड़ी। ऑटो में बैठते वक्त कमला देवी के हाथ कांप रहे थे। 2 साल बाद वो उस सड़क पर निकलने वाली थी जहां कभी उनका अपना घर था। बेंगलोर के इंदिरा नगर का वो इलाका जहां अनिकेत का बड़ा सा बंगला था। ऑटो वाले को उन्होंने पता बताया। ऑटो वाला
एक नौजवान था, नाम था रवि। उसने रास्ते भर एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि पीछे बैठी ये बूढ़ी औरत कौन है, कहाँ से आई है, क्यों इतनी उदास है। लेकिन एक बात कमला देवी के मन में बार बार आ रही थी। आज से 2 साल पहले उन्होंने इसी सड़क पर अनिकेत के साथ ऑटो लिया था आश्रम जाने के लिए। आज वो उसी सड़क पर वापस लौट रही थी, एक अजनबी बनकर। जिंदगी का चक्र भी कितना अजीब है दोस्तों। ऑटो जब अनिकेत के बंगले के सामने रुका तो कमला देवी का दिल किसी ढोल की तरह बजने लगा। बंगला आज सजा हुआ था, फूलों की मालाएं, रंग बिरंगे गुब्बारे, गेट पर हैप्पी बर्थडे मिठी लिखा बड़ा सा बैनर, हर तरफ रोशनी ही रोशनी। उनकी मीठी का जन्मदिन, और वो माँ जो उस मीठी की दादी थी, गेट के बाहर एक नौकरानी बनकर खड़ी थी। ऑटो वाले को पैसे देकर उन्होंने सड़क के उस पार वाले पेड़ का सहारा लिया। सामने अपना घर देखकर पैर कांपने लगे। हिम्मत जवाब दे रही थी, क्या मैं सच में अंदर जा पाऊंगी? क्या नंदनी मुझे पहचान नहीं लेगी? और अगर पहचान गई तो क्या वो मुझे जलील करके सबके सामने निकाल देगी? मन में हजार सवाल थे, हजार डर थे। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ, या कहें कि नेति ने अपना खेल शुरू किया। बंगले का साइड गेट खुला और एक औरत निकली, 40 के करीब उम्र, मैले कपड़े, थका हुआ चेहरा। उसका नाम बाद में पता चला, गंगाबाई, नंदनी के घर की पुरानी काम वाली बाई। वो फोन पर किसी से बात कर रही थी और उसकी आवाज कमला देवी के कानों तक पहुंच रही थी। दीदी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे आज ही गांव जाना पड़ेगा। लेकिन मेम साहब बहुत गुस्सा होंगे, आज मीठी बेबी का बर्थडे पार्टी है, घर भरा हुआ है मेहमानों से। गंगाबाई ने फोन रखा और उल्टे कदमों से बंगले की तरफ बढ़ी। कमला देवी ने एक पल में फैसला कर लिया, ये उनके लिए नीति का तोहफा था। उन्होंने आगे बढ़कर गंगाबाई का हाथ पकड़ लिया। बहन सुन, मैं भी काम की तलाश में हूं। तू अगर आज नहीं जा सकती तो अंदर बोल दे कि तेरी जगह मैं काम कर दूंगी, बस आज भर के लिए। गंगाबाई ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। एक बूढ़ी, थकी हुई, साधारण सी औरत। उसके चेहरे पर एक राहत आ गई। माँ जी, सच कह रही हो, तुम काम कर लोगी? देखो, घर में बहुत मेहमान हैं, बहुत काम है। हाँ बहन, मैं कर लूंगी। तू बस मेरा नाम बता दे अंदर। क्या नाम बताऊं? कमला देवी एक पल को अटकी, फिर बोली, शांता, शांताबाई। गंगाबाई उन्हें लेकर अंदर गई। नंदनी रसोई में खड़ी थी, चेहरे पर तनाव की हजार रेखाएं। मेम साहब, मुझे माँ की तबीयत की वजह से गांव जाना पड़ रहा है। ये शांताबाई है, मेरी जान पहचान की। आज इनसे काम करवा लीजिए, बहुत अच्छा काम करती है। नंदिनी ने पलट कर देखा, एक झुकी हुई बूढ़ी औरत खड़ी थी, सिर पर पल्लू, मोटे चश्मे के पीछे आधी छुपी आंखें। नंदिनी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनके लिए नौकरानी एक नौकरानी थी, चेहरा देखने की क्या जरूरत। ठीक है, ठीक है, जल्दी कर, सिंक में बर्तन भरे पड़े हैं और सब्जी काटनी है। मेहमान शाम 6 बजे से आना शुरू हो जाएंगे। तेरा नाम क्या है? शांता, शांताबाई। हम, चल जल्दी कर। और एक बात ध्यान रख, मीठी बेबी के पास मत जाना, वो बहुत नाजुक है, अजनबियों से डरती है। कमला देवी के सीने में एक तीर चुभा। उनकी अपनी पोती और वो उसके पास नहीं जा सकती, लेकिन उन्होंने सिर झुकाकर हाँ कर दी। रसोई में जब उन्होंने पहली बार कदम रखा तो उनकी आंखों के सामने एक सैलाब उमड़ आया। ये वो रसोई थी जहां वो 2 साल पहले अपनी पोती के लिए हलवा बनाती थी। उस अलमारी में अब भी वो छोटी सी चीनी मिट्टी की कटोरी रखी थी जो उन्होंने मीठी के पहले अन्नप्राशन पर खरीदी थी। फ्रिज पर
वो मैग्नेट लगा था जो वो हरिद्वार से लाई थी। हर चीज अपनी थी, पर वो खुद पराई थी। उन्होंने सिंक की तरफ कदम बढ़ाया, बर्तन धोने लगी। हाथ कांप रहे थे, पर वो जानती थी आज ये कांपते हाथ ही उनका सहारा है। तभी एक नन्ही सी आवाज आई, मम्मा, मेरा फ्रॉक कहाँ है? लाल वाला। कमला देवी का हाथ रुक गया। ये आवाज, ये तो उनकी मीठी की आवाज थी। उन्होंने धीरे से गर्दन घुमाई, और जो उन्होंने देखा उस पल को बयान करने के लिए शायद दुनिया की कोई भाषा काफी नहीं हो। मीठी 7 साल की हो गई थी उनकी मीठी। बाल कमर तक आ गए थे। चेहरे पर वही गुलाबी निखार, वही बड़ी बड़ी आंखें, रामेश्वर जी जैसी आंखें। वो दौड़ती हुई रसोई में आई। एक पल को उसकी नजर शांता बाई पर पड़ी। कमला देवी ने झट से सिर झुका लिया, पल्लू और नीचे खींच लिया, लेकिन एक माँ की आंखें, एक दादी की आंखें वो छुपा ना सके। मीठी एक पल को ठहरी। उसने माथे पर बल डाले, फिर अपनी मम्मी से पूछा, मम्मा, ये कौन है? नंदिनी ने झल्लाकर कहा, ये नई बाई है, तो उससे मतलब मत रख। चल अपना फ्रॉक पहन। मीठी ने एक बार फिर मुड़कर देखा और फिर भागकर चली गई। कमला देवी ने अपने पल्लू में मुंह छुपा लिया। पागलों की तरह सिसकियां रुक नहीं रही थी, पर आवाज नहीं आ रही थी। दर्द जब हद से गुजर जाता है दोस्तों, तो रोने की भी हिम्मत नहीं बचती। थोड़ी देर बाद अनिकेत आया। फोन पर किसी से बात कर रहा था। हाँ बॉस, मैं समझ रहा हूं, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, फिर भी मैंने आपका काम पूरा कर दिया। बस इतना सा फेवर, मेरा प्रमोशन। वो हंसता हुआ रसोई के पास से गुजरा। एक पल को रुका। उसकी नजर शांता बाई की झुकी हुई पीठ पर पड़ी। उसके दिल में एक अजीब सी हरकत हुई। अरे, ये कमर का झुकाव, ये कद, क्या ये? लेकिन अगले ही पल उसने सिर झटक दिया। क्या मैं भी पागल हो रहा हूं? माँ तो आश्रम में है, ये कोई काम वाली बाई है। और वो आगे बढ़ गया। दोस्तों जरा सोचिए, जिस माँ ने अपने बेटे को 9 महीने पेट में रखा, जिसकी कोख से वो बेटा निकला, उस माँ की पीठ देखकर भी बेटे को शक तो हुआ, पर पहचान नहीं हुई, क्योंकि उसकी आंखों पर स्वार्थ का चश्मा चढ़ चुका था। शाम के 5 बज गए थे। मेहमान आने शुरू हो गए थे। बंगला रोशनी, संगीत और हंसी से भर गया था। कमला देवी हर मेहमान को पानी देती थी, चाय देती थी, नाश्ता देती थी। हर चेहरा कुछ जाना पहचाना था। अनिकेत के दोस्त, नंदनी की सहेलियां, रिश्तेदार, कुछ लोग ऐसे भी थे जो 2 साल पहले उनके अपने घर में आते जाते थे, पर आज वो उनके सामने सिर्फ एक नौकरानी थी। एक ऐसी नौकरानी जिसे कोई धन्यवाद भी नहीं कहता था। रात 8 बजे केक कटा। हैप्पी बर्थडे मीठी के नारों से बंगला गूंज उठा। मीठी ने केक काटा। पहला टुकड़ा अनिकेत को खिलाया, फिर नंदिनी को। कमला देवी एक कोने में खड़ी थी। उनकी आंखें मीठी पर टिकी थी। उनका दिल चीख रहा था, मेरी बच्ची, मुझे भी एक टुकड़ा खिला दे, मैं तेरी दादी हूं। पर वो बस मूक बनी देखती रही। तभी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। अनिकेत की एक बूढ़ी मौसी, लीला बुआ, जो दिल्ली से आई थी, उन्होंने सहसा पूछा, अरे अनिकेत, ये सब तो ठीक है बेटा, लेकिन मीठी की दादी कहाँ है? अपनी कमला भाभी कहाँ है? आज पोती का जन्मदिन है और दादी का कहीं अता पता नहीं। ये सवाल जैसे महफिल में बम की तरह फटा। एक पल को सब चुप हो गए। अनिकेत और नंदनी की आंखें मिली। दोनों ने पहले से रिहर्सल किया हुआ था। नंदनी ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, अरे लीला बुआ, क्या बताएं आपको, माँ जी तो हमारे साथ ही रहती है, पर पिछले कुछ महीनों से उनकी तबीयत बहुत खराब चल रही थी। अल्जाइमर हो गया है उन्हें, कुछ भी याद नहीं रहता। हमने तो बहुत कोशिश की रखने की, पर डॉक्टर ने कहा
कि उन्हें एक स्पेशल केयर सेंटर में रखना जरूरी है। वहां चौबीसों घंटे डॉक्टर रहते हैं। अनिकेत ने हाँ में हाँ मिलाई। हाँ बुआ, आप तो जानती हैं, माँ हमारे लिए सब कुछ है। हमने तो बेस्ट से बेस्ट केयर सेंटर ढूंढा। महीने का 1.5 लाख देते हैं उनकी देखभाल पर। बस उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। वाह बेटा, क्या बात है। कोई बोला, आजकल कौन करता है अपने माँ बाप के लिए इतना। कोई और बोला, अनिकेत तो सच में आदर्श बेटा है। हम सबको इससे सीखना चाहिए। लीला बुआ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मेरी कमला भाभी कितनी किस्मत वाली है। ऐसा बेटा हर माँ को नसीब हो। और अब वो दृश्य आया जो कमला देवी की आत्मा को छलनी कर रहा था। वो हाथ में चाय की ट्रे लिए खड़ी थी। हर एक शब्द उनके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहा था। अल्जाइमर केयर सेंटर, 1.5 लाख महीना, ये सब झूठ था। एक भी पैसा अनिकेत ने उनके आश्रम में नहीं भेजा था। आश्रम का खर्च तो वो खुद अपनी पेंशन से देती थी। और सबसे बड़ा सवाल, अल्जाइमर, यानी अब उन्हें दुनिया के सामने पागल बनाकर पेश किया जा रहा था। उनके हाथ कांपने लगे, सांसें तेज होने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। नहीं, ये मैं नहीं सहूंगी। ये अपमान, ये झूठ, ये पाखंड, आज इसका पर्दा फटकर रहेगा। लेकिन तभी उन्हें मीठी की झलक दिखी और एक माँ का दिल फिर एक बार पिघल गया। नहीं, अगर मैं आज ये पर्दा फाड़ दूंगी तो मीठी को क्या लगेगा। वो तो अपने पापा मम्मा को बुरा समझेगी। नहीं, मैं चुप रहूंगी। उन्होंने कांपते हाथों से ट्रे को मेज पर रखा और मुड़कर रसोई में जाने लगी। तभी मीठी दौड़ती हुई आई। उसके हाथ में एक छोटी सी फोटो थी। मम्मा, मम्मा, देखो ये क्या है। मुझे ये फोटो स्टोर रूम में मिली। ये कौन है मेरे साथ। नंदिनी ने हाथ बढ़ाया, फोटो उठाई। एक पल को उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये 2 साल पुरानी फोटो थी, मीठी के 5वें जन्मदिन की। और मीठी किसकी गोद में थी? कमला देवी। मीठी मासूम थी। उसे याद नहीं था कि ये कौन है। बस फोटो में अपने को देखकर उत्सुक हो गई थी। मम्मा, ये बूढ़ी अम्मा कौन है? मेरे साथ कैसे है? नंदिनी ने झट से फोटो पीछे कर ली। कोई नहीं बेटा, कोई पुरानी पड़ोसन होगी। लेकिन तभी लीला बुआ ने फोटो मांग ली। अरे जरा दिखाओ तो। हे भगवान, ये तो कमला भाभी है, मेरी कमला भाभी। उन्होंने फोटो ऊंची उठा दी। मेहमानों की भीड़ में कई लोगों ने पहचान लिया। हाँ, ये तो कमला जी हैं। लीला बुआ की आंखों में चमक आई। ये 2 साल पहले की फोटो है। इसमें कमला भाभी बिल्कुल ठीक दिख रही है। अनिकेत बेटा, ये अल्जाइमर इतनी जल्दी हो गया। अनिकेत के माथे पर पसीना झलक आया। नंदनी की जबान तालू से चिपक गई। तभी लीला बुआ ने एक और बात कही। अनिकेत, मुझे एक बार अपनी भाभी से मिलना है। चलो, मुझे उस केयर सेंटर लेकर चलो। मैं उनसे मिलकर ही जाऊंगी। बुआ, वो दूर है, फिर कभी। अनिकेत हकलाने लगा। नहीं, मुझे अभी जाना है। अभी तय हुआ। मैं अपनी कमला भाभी से मिले बिना दिल्ली नहीं जाऊंगी। रसोई के पास खड़ी कमला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। पर ये दुख के नहीं थे, ये एक तरह के राहत के थे। कोई था इस दुनिया में जिसे उनकी फिक्र थी। कोई था जो उनके लिए लड़ रहा था। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। मीठी अपनी फोटो लेकर रसोई की तरफ आई। शायद वो शांताबाई को दिखाना चाहती थी या पूछना चाहती थी। कमला देवी रसोई के दरवाजे पर ही खड़ी थी। मीठी आई, फोटो उठाकर शांताबाई के सामने की और फिर उसने वो आंखें देखी। मोटे चश्मे के पीछे की उन आंखों में कुछ ऐसा था जो उसकी आत्मा को छू गया। मासूम बच्चे की छठी इंद्रियां बहुत तेज होती हैं दोस्तों। मीठी ने एक पल को घूरा। उसके हाथ से फोटो छुटकर गिर गई। फिर वो धीरे से बोली, दादी। कमला देवी का दिल जैसे रुक गया। मीठी ने आगे बढ़कर
उनके चश्मे को हाथ लगाया और चश्मा उतार दिया। सामने कमला देवी की वही पुरानी जानी पहचानी ममता से भरी आंखें थी। दादी मीठी चीख पड़ी और उनकी कमर से चिपक गई। पूरा बंगला सन रह गया। हर मेहमान ने पीछे मुड़कर देखा। जो औरत अब तक शांताबाई थी, वो अब कमला देवी थी, अनिकेत की माँ, मीठी की दादी। लीला बुआ ने अपना मुंह दोनों हाथों से ढक लिया। हे भगवान, कमला भाभी, तुम तो। अनिकेत और नंदनी पत्थर बन गए। मीठी कमला देवी के पैरों से लिपटकर रो रही थी। दादी, आप कहाँ चली गई थी? मैं आपको कितना ढूंढती थी। मम्मा बोलती थी आप ऊपर भगवान के पास चली गई, पर मुझे पता था आप आओगी। मैं रोज रात को आपकी कहानियां याद करती थी। कमला देवी जमीन पर बैठ गई। 2 साल का दर्द, 2 साल की तड़फ, 2 साल के सब्र का बांध एक ही पल में टूट गया। उन्होंने मीठी को सीने से लगा लिया। बेहताशा चूमने लगी। उसके बालों को सूंघा, गालों को चूमा, आंखों को चूमा। मेरी मीठी, मेरी जान, मेरी बच्ची, मैं हूं तेरी दादी। मैं कहीं नहीं गई थी। तेरी इस बूढ़ी दादी की दुआ हमेशा तेरे साथ थी। पूरे बंगले में सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। कई मेहमानों की आंखें भर आई थी। लीला बुआ ने आगे बढ़कर अनिकेत का कॉलर पकड़ लिया। अनिकेत, ये क्या तमाशा है? मेरी कमला भाभी, जो अल्जाइमर के मरीज बनकर केयर सेंटर में थी, यहाँ नौकरानी बनकर क्या कर रही है? बोल बेटा, बोल, जवाब दे। अनिकेत का सिर झुक गया। नंदनी ने सफाई देनी चाहिए। बुआ जी, ऐसा नहीं है। माँ जी खुद। चुप, लीला बुआ चिल्लाई। तू कुछ मत बोल। तेरी हर बात अब झूठ लगती है। कमला देवी ने धीरे से उठने की कोशिश की। मीठी अब भी उनकी गोद में थी। उन्होंने एक नजर अपने बेटे पर डाली। अनिकेत की आंखें जमीन में गड़ी थी। अनिकेत बेटा, माँ की आवाज में अब भी प्यार था। शिकायत नहीं, गुस्सा नहीं, बस एक गहरी उदासी। माँ, अनिकेत के मुंह से सिर्फ इतना निकला, बेटा, मैं तुझसे शिकायत करने नहीं आई थी। मैं बस मीठी का चेहरा देखना चाहती थी। उसके 7वें जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहती थी बस। माँ, मुझे माफ कर दो। अनिकेत के घुटने जैसे जवाब दे गए। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। माफ? बेटा, माँ कभी अपने बच्चों को माफ नहीं करती, क्योंकि उसने कभी सजा देने के लिए कुछ रखा ही नहीं होता। मैंने तुझे माफ ही नहीं किया था कि माफी की जरूरत पड़े। ये एक वाक्य, दोस्तों, एक वाक्य जिसमें माँ का पूरा दर्शन था। नंदनी अब तक एक कोने में खड़ी थी। उसके आंसू बह रहे थे। शायद पहली बार उसकी आत्मा जागी थी। माँ जी, मैं ही जिम्मेदार हूं इस सब के लिए। अनी ने नहीं, मैंने ही। लेकिन कमला देवी ने उसे रोक दिया। बेटी, अब किसी पर इल्जाम लगाने का वक्त नहीं रहा। जो हुआ वो हुआ। मैं चलती हूँ। नहीं माँ, अनिकेत खड़ा हो गया। अब मैं आपको नहीं जाने दूंगा। आज से आप यहीं रहोगी, अपने ही घर में। लेकिन कमला देवी ने सिर हिला दिया। नहीं बेटा, अब नहीं। मेरी जगह अब वो आश्रम है। वहां की एक एक दीवार ने मेरे आंसू देखे हैं। वहां की एक एक रात ने मेरी तड़प सुनी है। मैं उन सबको छोड़कर कैसे आ जाऊं? और बेटा, सच कहूं, माँ का दिल एक बार टूटता है तो जुड़ता जरूर है, पर जोड़ की वो दरारें कभी नहीं मिटती। मैं तुम्हारे पास रहूंगी तो हर रोज वो दरारें मुझे चुभेंगी और मैं तुम्हें भी सुख से रहने नहीं दे पाऊंगी। पर माँ, मीठी, कमला देवी ने मीठी की तरफ देखा, फिर एक जोर का फैसला किया। मीठी हफ्ते में एक दिन आश्रम आ जाया करेगी मेरे पास। हम दादी पोती मिल लेंगे। और बेटा, ये काफी है मेरे लिए। लीला बुआ ने आगे बढ़कर कमला देवी को गले लगाया। भाभी, अगर अनिकेत आपको रखने को तैयार है तो रुक जाइए। जिंदगी छोटी है। कमला देवी मुस्कुराई।
एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द भी था, सुकून भी। बहन, मैं जिंदगी से लड़ नहीं रही। मैंने जिंदगी को समझ लिया है। आश्रम मेरे लिए सजा नहीं रहा अब, वो मेरा घर बन गया है। वहां 20 ऐसी माएँ हैं जिनके बेटों ने उन्हें भुला दिया। मैं उनकी सहेली हूँ, उनकी सहारा हूँ और वो मेरी। फिर वो अनिकेत की तरफ मुड़ी। बेटा, मेरी एक बात ध्यान रखना। आज मीठी ने मुझे पहचान लिया, क्योंकि बच्चों के दिल साफ होते हैं। पर एक दिन बड़ी होकर अगर वो पूछेगी कि उसकी दादी आश्रम में क्यों थी, तो उसे सच बता देना, झूठ मत बोलना। क्योंकि बेटा, सबसे बड़ा पाप ये नहीं कि किसी ने गलती की, सबसे बड़ा पाप ये है कि गलती को छुपाने के लिए और गलती की जाए। अनिकेत की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वो माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे मेरे होश में लाने के लिए शुक्रिया। आज से मेरी पहचान बदल जाएगी। आज तक मैं एक अच्छा बेटा होने का नाटक करता था। अब मैं सच में अच्छा बेटा बनूंगा। कमला देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बस बेटा, इतना ही चाहती थी। मीठी ने धीरे से पूछा, दादी, आप कल फिर आओगी ना? कमला देवी ने उसके माथे को चूमा। हाँ मेरी जान, अब मैं हमेशा आऊंगी और तू भी मेरे पास आना। वो उठी, दरवाजे की तरफ बढ़ी, पीछे मुड़कर एक नजर अपने बंगले पर डाली, फिर आसमान की तरफ देखा। रामेश्वर जी, आज मैंने वो पा लिया जो 2 साल से खो गया था, मेरी मीठी। और मैंने वो भी पा लिया जो कभी मेरे पास था ही नहीं, एक नई पहचान। मैं अब सिर्फ अनिकेत की माँ नहीं हूँ, मैं अब आसरा आश्रम की उन 20 माँओं की भी माँ हूँ। मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई है। वो बंगले से बाहर निकली। अनिकेत ने अपनी गाड़ी निकाली। माँ, मैं आपको आश्रम छोड़ने चलता हूँ। कमला देवी मुस्कुराई। चल बेटा, आज पहली बार तू अपनी माँ के साथ कहीं जाएगा। 2 साल बाद। गाड़ी आगे बढ़ी। पीछे लीला बुआ की आंखों में आंसू थे। नंदनी अपनी गलती पर पछता रही थी और मीठी हाथ हिला रही थी। दोस्तों, कमला देवी की ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखा गई। ये सिखा गई कि माँ का दिल कभी अपने बच्चों के लिए दरवाजे बंद नहीं करता। चाहे बच्चे कितने भी जुल्म कर लें, माँ की आंखें हमेशा उन्हीं को ढूंढती हैं। ये भी सिखा गई कि झूठ के पांव नहीं होते। चाहे आप दुनिया को कितना भी अच्छा बेटा दिखाएं, एक दिन सच सामने आ ही जाता है। और सबसे बड़ी बात, माँ बाप कभी बोझ नहीं होते। वो वो छांव है जिसके नीचे हम पले बड़े। उस छांव को हम कैसे हटा सकते हैं? दोस्तों, मेरी एक गुजारिश है, अगर आपके माँ बाप आज भी आपके साथ हैं, तो उन्हें संभाल कर रखिए। उनसे रोज बात कीजिए, उनके पैर छूइए, उनकी गोद में सिर रखकर वो सुकून पाइए जो दुनिया की किसी जगह नहीं मिलेगा। और अगर आपके अपने आज नहीं है, तो किसी ऐसे बुजुर्ग से मिलिए जो अकेला है। उसे एक मुस्कान दीजिए, एक कहानी सुनिए, एक चाय पीजिए साथ में। दुआएं आपकी झोली में भर जाएंगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए कि क्या आपने भी कभी ऐसा देखा है, और अपने शहर का नाम भी जरूर बताइए। मुझे जानना है कि आप कहाँ से ये कहानी सुन रहे हैं। ये कहानी अपने परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए, खासतौर पर उन लोगों के साथ जिन्हें ये सबक सुनने की जरूरत है। और चैनल कहानियाना को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, ताकि ऐसे ही दिल को छूने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए दर्द, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।